Hello and welcome. I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have Mr. Ashish Gupta, CIO of Access Mutual Fund. Hello Ashish. Hi Praveen, thank you for that. Pleasure having you. Yeah. आशीष, आमतौर पर हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में लोगों का जो होल्डिंग पीरियड है बहुत लंबा नहीं है, और ओवरऑल इक्विटी की भी बात करें तो बात तो यही सही है। तो इस दौरान अगर फंड हाउसेस कोई एक पोलराइज्ड व्यू लेती हैं, मे बी इट ग्रोथ, मे बी इट वैल्यू, मे बी इट क्वालिटी, देन साइकिल्स बड़ी हो जाती है परफॉर्मेंस की, और इन्वेस्टर्स को इतना दिन बने रहना और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। आपका क्या व्यू है? तो आई थिंक चाहे इक्विटी में निवेश हो, चाहे म्यूचुअल फंड में निवेश हो, सबसे इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट जो आपका रिटर्न आएगा उसका सिंपली एक है। ये नहीं कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करते हैं, आप कितनी अवधि के लिए निवेश करते हैं। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट इज टाइम इन द मार्केट। तो निवेशकों को लंबे से लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी इज द एसेट क्लास विच इज द लॉन्गेस्ट टेनर, राइट। आप बॉन्ड की भी बात करें, कोई बॉन्ड 5 साल का होता है, 10 साल का होता है। इक्विटी इज अ सिक्योरिटी जिसकी अनलिमिटेड इनफाइनाइट टाइम वैल्यू है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को भी इक्विटी में लॉन्ग टर्म व्यू लेके ही आना चाहिए। ये बहुत ही मुश्किल है अगर आप सोचे कि इस साल इलेक्शन है, मैं जनवरी में इन्वेस्ट करूंगा, मार्च में निकाल लूंगा या जून में निकाल लूंगा, तो उसमें लक का बहुत बड़ा रोल होता है जो आपका रिटर्न आए। अगर आप लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न अच्छा होगा, उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थोड़ा पुराना डेटा है, बट अगर हम पिछले 20 साल में देखें, जिन लोगों ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, जिन लोगों ने 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट किया, तो आप मार्केट में किसी भी दौर में आए हों, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से ज़्यादा रहा है तो आपने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अच्छा रिटर्न पाया है। अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट 2018-19 के बाद अप ट्रेंड में ही है, बट अगर उससे पहले देखें 2005 से 2020 तक, तो हर साल ओनली 50% ऑफ द टाइम प्रोबेबिलिटी थी कि आपका रिटर्न अच्छा बने या नहीं बने। तो आई थिंक हमको निवेशकों का माइंडसेट चेंज करना होगा कि इक्विटी में वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ले आए। एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ, अगर हम बात करें आजकल जो निवेशक आ रहे हैं, लॉट ऑफ इन्वेस्टर जो एमएफडी के थ्रू आ रहे हैं, उनका होल्डिंग पीरियड काफ़ी अच्छा है। मुझे आपका डेटा नहीं पता, बट कई डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स हैं हमारे जिनके निवेशक हमारे साथ 6-6, 8-8 साल तक रहे हैं हमारे साथ। आशीष, आई विल बी प्राउड टू से दैट 15 साल 20 साल से लोग जुड़े हुए हैं, एंड वी आर डूइंग अ परपेचुअल एसआईपी, इट्स नॉट अ टाइम बाउंड थिंग, एंड पीपल आर स्टेइंग लॉन्ग। यस, और एसआईपी में भी एक पार्ट होता है, जितनी अवधि के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो 1 साल के लिए हर महीने दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, वो इन्वेस्टर की अपनी चॉइस के ऊपर है। बट जब वो इन्वेस्ट करते हैं, देन ही शुड कीप इट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। एंड पर्टिकुलरली आज की मार्केट में जब वैल्यूएशन काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो मैं इन्वेस्टर्स को बोलूँगा कि इस मार्केट में आप 3-6 महीने के व्यू से नहीं एंटर करें। सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर नहीं किया। आपका क्वेश्चन म्यूचुअल फंड्स की तरफ था कि म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर को तो हमें एडुकेट करना ही है। हाँ, और ग्रेजुअली, जैसे गोल्ड है, आपका रियल एस्टेट है, तो उनका क्या है कि एक बहुत फैमिलियरिटी बायस है, फैमिलियर है लोग उनसे, तो उनमें अगर डाउन ट्रेंड आता भी है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सोना सोना है, जमीन आँख के सामने दिख रही है। पर ये रिलेटिवली नया एसेट क्लास है, तो वहाँ वो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं भी बोले तो उतना ट्रस्ट नहीं है जितना फिजिकल एसेट्स में है, और इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो ग्रेजुअली आएगा। अभी ऑनबोर्डिंग बढ़ी है, धीरे धीरे वो कन्विक्शन और बढ़ेगा। कुछ लोगों में अभी भी है। वापस मैं वही क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, एज ए फंड मैनेजर, एज ए फंड हाउस, अगर अपने उनको एक एक्सट्रीम लॉन्ग साइकिल का एक एक्सपीरियंस नहीं देके थोड़ा सा उसको अगर मॉडरेट कर पाए तो उन्हें मार्केट में बने रहने की। बिल्कुल। तो आई थिंक ये हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ज़रूरत है। ये काम हमको करना है कि हम इन्वेस्टर्स को सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही फंड नहीं बेचें। हमारा ये काम है, हम इन्वेस्टर को एजुकेट करें कि हम किस फिलॉसफी से कौन सा स्टॉक कब ले रहे हैं, और इन्वेस्टर को कंफर्ट दें। जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि ज़मीन उसके आंख के सामने है, तो अगर हमने क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर कंपनी का स्टॉक अच्छा नहीं करे, बट अगर उसको पता है कि ये कंपनी है, उसका ट्रस्ट कंपनी में होगा, उसका ट्रस्ट सिर्फ म्यूचुअल फंड में
नहीं होगा। तो आई थिंक ये एजुकेशन हमारे म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन्वेस्टर्स के साथ डायलॉग बहुत ही शार्प रखें। हम अगर उसको कोई स्ट्रैटेजी अभी में इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं, उसका सिर्फ ये नहीं हो कि उनकी इस स्ट्रैटेजी ने पिछले 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया है इसलिए आप इन्वेस्ट करें, राइट। ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी करेगी। एंड आई थिंक सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज ऑल्सो वैलिड कि हमारे रिटर्न बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होने चाहिए। वी हैव ऑल्सो टेकन दैट मैसेज ऑन बोर्ड, सो वी ऑल्सो स्ट्राइव टू गिव मोर कंसिस्टेंट रिटर्न अक्रॉस आवर फंड्स। हमने अपने फंड में पिछले कुछ सालों में कंसंट्रेशन लेवल कम किया है। पहले हमारा फंड स्टाइल था आउट परफॉर्मेंस के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोजीशन लेते थे, तो जब वो पोजीशंस काम करती हैं तो फंड के रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं। जब वो नहीं काम करती तो हमारी रैंकिंग काफ़ी गिर जाती है। तो अब हमने भी मैसेज लिया, अब हम फंड्स को डाइवर्सिफाई किया है। हम बहुत ही एक्टिव मैनेजमेंट अभी भी कर रहे हैं। हम बेंचमार्क के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली फंड नहीं चला रहे हैं, बेंचमार्क से हट के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन किसी एक स्टॉक या 3-4 स्टॉक के ऊपर ही हमारा रिलायंस नहीं है, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इम्प्रूव्स। एज ए स्टेक होल्डर सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आप भी वो मैसेज ले रहे हैं और हमें भी इन्वेस्टर को एडुकेट करना पड़ेगा और ग्रेजुअली इन्वेस्टर को भी अवेयर होना पड़ेगा, और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का ही गेम है और लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न बन पाएंगे। और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, रोलिंग रिटर्न्स प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब भी आप जितने साल उसमें ऐड करते हैं, राइट। बाजार में नैरेटिव्स कभी कई चल रहे हैं और बुल मार्केट और बेयर मार्केट दोनों में नैरेटिव्स रहते हैं, हमेशा ही नैरेटिव्स रहते हैं। तो अभी एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अभी जो पैसा आया है पिछले 2-3 सालों में वो मेजरली रिटेल इन्वेस्टर से आया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर से आया है। अगर अपने पिछले 1 साल की बात नहीं करके 2-2.5 साल की बात करें, पूरी इस रैली की बात करें, तो इसमें अभी भी नेट एफआई इनफ्लोस नेगेटिव है। तो एक नैरेटिव ये बन रहा है कि अभी तो एफआई ने पैसा निकाला है और अगर यूएस में रेट कट आता है और बाहर वाला पैसा वापस इंडिया में आना शुरू होता है, एंड यू कांट इग्नोर वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग जीडीपी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो अगर एफआई का पैसा वापस तेजी से आना शुरू होता है और अलोंग विथ डोमेस्टिक इनफ्लोस, तो मार्केट वैल्यूएशन से अपार्ट मार्केट विल रिमेन हाई एंड गो हायर लेवल्स। कितने विश्वास करते हैं आप इस नैरेटिव पे? सो आई थिंक ये नैरेटिव कई हद तक ठीक भी है। आई थिंक इन्वेस्टिंग के लिए 2-3 व्यूज होते हैं। एक होता है फंडामेंटल व्यू, आप कंपनी देखें, कंपनी समझे, कंपनी की आय किस गति पे बढ़ेगी आप उसको समझें। दूसरा है आप डिमांड सप्लाई को देखें, कितने लोग मार्केट में हैं, कितने लोग मार्केट में नहीं हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लास्ट 2-3 साल में ये नैरेटिव बना है कि स्टेडी इन्वेस्टमेंट जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, जो मार्केट में पैसा आना ही है, जैसे म्यूचुअल फंड के SIP हो गए, इंश्योरेंस कंपनी का पैसा हो गया, EPFO सरकारी पेंशन फंड भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मार्केट में ये तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया हर साल आएगा ही आएगा। वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है, वो आएगा, इसलिए मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। आई थिंक ये नैरेटिव थोड़ा परेशानी वाला है, क्योंकि हम मार्केट के सिर्फ एक डायनामिक की बात कर रहे हैं। हमेशा मार्केट में मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर एक खिलाड़ी है। आपने बात की FIIs की जो अंडर इन्वेस्टेड हैं, और आपका आंकलन बिल्कुल ठीक है। हमने एस्टिमेट किया था FII आर टुडे अंडर इन्वेस्टेड इन इंडिया बाय $100 बिलियन। $100 बिलियन, क्योंकि आपने बताया 3 साल में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया और 3 साल में इंडिया का इंडेक्स वेट बढ़ गया है, तो दे हैव लार्ज अंडरवेट इन इंडिया। बट ऑन व्हाट बेसिस आर दे investing in India? Will they invest in India more because now US yields are falling? So आपने देखा होगा एक हफ्ते में US 10-year bond yield 4.2% से 3.8% हो गई है, right? So that is typically a good sign that more FI money will start coming in India. Right. These kind of flows are volatile. वो 3 महीने आ सकता है, 3 महीने नहीं भी आ सकता है। अगर आप 2013 में there was something जिसको हमने कहा था taper tantrum, right? तब 2 महीने में FIIs ने $3 बिलियन इंडिया से बाहर निकाला था, अगस्त सितंबर, राइट। और उससे मार्केट 20% गिर गया था, राइट। तो ये बहुत वॉलेटाइल फ्लो होते हैं। अगस्त सितंबर में गया था, बट दिसंबर के बाद वापस मनी हैड टर्न पॉजिटिव। सो देयर कैन बी ह्यूज वॉलेटिलिटी इन दैट फ्लो।
अगर FIIs अंडर इन्वेस्टेड है, ये कोई गारंटी नहीं है कि हर महीने वो 2 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर लाएंगे। किसी महीने वो 20 बिलियन ला सकते हैं, किसी महीने 10 बिलियन निकाल सकते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल दैट इट डज नॉट मीन दैट मार्केट एक ही गति से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगी। द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस नैरेटिव इज कि हम डिमांड की बात करते हैं, हमको पेपर और इक्विटी की सप्लाई की भी बात करनी चाहिए। अगर हम पिछले 15 महीने में देखें, अभी तक 4.5 लाख करोड़ का इक्विटी का सप्लाई हुआ है। इक्विटी सप्लाई का मतलब है नए कंपनी के IPO आए हैं, प्रमोटर्स और प्राइवेट इक्विटी ने जो कंपनियों में स्टेक थे वो बेचे हैं क्योंकि उनके दाम बढ़ गए हैं। पिछले 15 महीने में म्यूचुअल फंड में टोटल नेट इनफ्लो 3 लाख करोड़ का आया है और ये जो सेलिंग हुई है ये उससे 1.5 गुना ज्यादा है। ओह माय गॉड, राइट। बट क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्टली भी इक्विटी में खरीद रहा था, लास्ट 1 साल में FII का फ्लो पॉजिटिव है, तो मार्केट बड़ा है। मार्केट के कई पहलू हैं। मैं अगले 3 महीने की बात करूं तो अगर आप IPO देखें अगले 3 महीने में। मेरा और एक सवाल था, हाँ जी, इसी लाइन में, सॉरी टू इंटरप्ट, कि जैसे मान लीजिए कि पिछले वापस इस रैली को देखें तो इस रैली में पिछले 1 साल में FII एंड प्रोमोटर्स ने सिग्निफिकेंटली ऑफलोडिंग की है। नया पैसा भी जो लोगों ने लिया है मार्केट से, हाँ जी, वो हमेशा नहीं दिख रहा है कि कॉर्पस के लिए, ग्रोथ कॉर्पस के लिया जा रहा है। वैल्यूएशन देख के भी मार्केट में पेपर्स आ रहे हैं प्रोमोटर लेवल से, PE फंड से, और वो रिटेल इन्वेस्टर्स एक हायर वैल्यूएशन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अभी आप जब बता रहे थे कि जो लास्ट 3 महीने का IPO पाइपलाइन था और जो नेक्स्ट 3 महीने का पाइपलाइन है वो आगे वाला और बड़ा है। तो ये जो ओवर सप्लाई है, यहाँ क्या एक अलग नैरेटिव बन सकता है कि जो ओवर सप्लाई है ये मार्केट को करेक्शन की तरफ ले जाए? बिल्कुल हो सकता है। मेरा मानना है कि मार्केट का एक डायरेक्शन में मूव होना मार्केट के लिए हेल्दी नहीं है। अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें, अगर हम बोलें कि प्रमोटर और प्राइवेट इक्विटी पिछले 1 साल में इतना इक्विटी नहीं बेचते तो रिटेल इन्वेस्टर को तो और भी महंगा खरीदना पड़ता है। और ये इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं कि जब डिमांड बढ़ता है सप्लाई बढ़ जाता है। हमको बस यही कॉशियस रहना चाहिए कि हम किसी एक तरफे नैरेटिव में ना फंस जाएं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म व्यू इंडिया का अभी भी अच्छा है, कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी की अर्निंग्स ग्रो होंगी, चाहे फिर उसको FII खरीदे चाहे डोमेस्टिक रिटेल खरीदे, लॉन्ग टर्म में उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। बट क्योंकि FII आके खरीदने वाला है या म्यूचुअल फंड के SIP चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा। आई थिंक उस नैरेटिव से हमको थोड़ा हट के रहना चाहिए। जब नैरेटिव की बात कर रहे हैं तो कुछ देर पहले आपने अर्निंग्स की बात कही। अर्निंग्स देखे तो प्री कोविड काफ़ी साल तक डिमोनेटाइजेशन, GST एंड उसके पहले भी मार्केट मिड सिंगल डिजिट रिटर्न दे रहे थे, सेंसेक्स लेवल अर्निंग, कंपनीज अर्निंग, ओवरऑल अर्निंग्स। अब वहाँ से हटके अब लास्ट 2-3 साल में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत तेजी से आई है, वापस PE रेटिंग हो जा रही है। तो ये अर्निंग्स ग्रोथ का वापस एक नैरेटिव बन रहा है कि ये अगर अर्निंग्स ग्रोथ इसी तरीके से आते रही तो ये बाजार को सपोर्ट करते रहेगी एंड वी मे सी अ लॉन्गर बुल रन। इसमें आपका कितना विश्वास है? आई फुली अग्री। मेरा मानना है कि एज अ फंडामेंटल इन्वेस्टर मार्केट रिटर्न हैज़ टू बी लिंक्ड टू अर्निंग्स ग्रोथ। एंड आपने बिल्कुल ठीक बोला, 2012 से 20 तक अर्निंग ग्रोथ नहीं आया था। कई रीज़न हैं उसके, इंक्लूडिंग NPA साइकिल हो गया था, काफ़ी बैंक भी लॉस में जा रहे थे, और कोविड के बाद से लास्ट 3 साल में 24% की दर से अर्निंग्स बढ़े हैं। बट अगर हम ये वाला साल देखें, FY25 देखें, क्योंकि अर्निंग्स ऑलरेडी इतने बढ़े हैं पिछले 3 साल में, इस साल अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन निफ्टी इज ओनली 14%। अच्छा, वापस टेम डाउन हो। हाँ, क्योंकि बेस भी बढ़ गया है। राइट। ये जून तिमाही देखें, उसके रिजल्ट अभी 15 जुलाई से आने शुरू हुए हैं, तो अभी 2 हफ्ते हुए हैं रिजल्ट आते हुए। अभी तक तकरीबन आधी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, राइट। तो उसमें तो हमने और भी ज़्यादा स्लो डाउन देखा है। तो तिमाही में अभी तक अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 8% आया है। ऑफ कोर्स शुरू में डिफरेंट कंपनियों के रिजल्ट आते हैं, शुरू में IT कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ
ज़्यादा स्लो है, छोटी कंपनियां, इंडस्ट्रियल कंपनियां जो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही हैं उनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। बट अगर पिछले एक महीने की बात करें तो निफ्टी के अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन में एनालिस्ट ने कटौती करी है, तो तकरीबन 2% कटौती करी है। तो इसलिए इनफैक्ट जो 14% ग्रोथ है अभी 12% पे है। तो हमको पूरी इसकी एस्टिमेट तकरीबन 15 अगस्त तक फाइनल होंगे जब सारी कंपनियों के रिजल्ट आते हैं। तो इन्वेस्टर्स को भी इसका ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले 2 साल में 24% पे अर्निंग्स ग्रोथ हुई है, इसका ये मायने नहीं है कि अगले 2 साल भी 24% पे ही ग्रोथ हो। राइट। और मेरा मानना है कि मार्केट रिटर्न हमको अर्निंग्स ग्रोथ के मुताबिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, उससे ज़्यादा मिल गया तो इट इज़ लक। तो इस साल अगर 12-14% अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट है, वन शुड एक्सपेक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिटर्न। अर्निंग्स जो ये कम हो रहा है, तो अपने जैसे फंड हाउस के लिए जो कि एक प्राइमरीली ग्रोथ एंड क्वालिटी ओरिएंटेड फंड हाउस माना जाता है, तो अर्निंग जब चारों तरफ होती है तो फिर सब कुछ चलता है। हाँ जी। पर अर्निंग जब प्रेसियस हो जाती है तो फिर वो क्वालिटी की अर्निंग सामने आती है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक की अर्निंग सामने आती है। इसमें ग्रोथ स्टॉक्स के लिए वापस परफॉर्म करने के लिए क्या ये एक ट्रिगर हो सकता है, या फिर क्या ट्रिगर होगा जो काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं? सिर्फ एक फंड हाउस का नहीं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड ओवरऑल फंड हाउसेस हैं, फंड्स हैं, उनके लिए जो पेशेंटली वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या ट्रिगर हो सकता है? तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑलवेज इज रिलेटिव ग्रोथ, कि जो कंपनियां आपके पास हैं वो बाकी मार्केट से तेज ग्रो कर रही हैं कि नहीं। अगर वो बाकी मार्केट से ज़्यादा तेज ग्रो कर रही हैं तो मार्केट उनको वैल्यूएशन प्रीमियम देता है। पिछले कुछ साल में हमने देखा, क्योंकि ग्रोथ जैसे आपने बोला कि सभी कंपनियों में आने लगी, कोविड की लो अर्निंग से रिकवरी, इंडस्ट्रियल साइकिल, पीएसयूज की गवर्नेंस इंप्रूव हुई, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप लिए, तो उससे सभी कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ गए। तो पुरानी सो कॉल्ड ग्रोथ कंपनी थी, दे वर नॉट ग्रोइंग एनी फास्टर, वो दूसरी कंपनियों से बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं कर रही थी। तो मेरा मानना है कि जो वैल्यू की भी री रेटिंग हुई है, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो सस्ती थी और उन कंपनियों में भी ग्रोथ आ गई। राइट। और जो महंगी कंपनियां थी, जो पहले दूसरी कंपनियों से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी पर अब नहीं कर रही, तो मार्केट उनको प्रीमियम नहीं दे रहा था। हाँ, अब अगर हम मोर स्टेबल एनवायरनमेंट में आए और जहाँ पे डिफरेंशिएशन इन कंपनीज विल गो अप, और मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंशिएशन विल बी नॉट नेसेसरली कि वही पुरानी कंपनियां ज्यादा फास्ट ग्रो करेंगी। आपको हर पॉइंट पे देखना है कि कौन सी कंपनियों में ग्रोथ बाकी कंपनियों से बेहतर रहेगी। राइट। एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन एक फिक्स नाम नहीं हो सकता है कि यही ग्रोथ है और यही हर साइकिल में परफॉर्म करेंगे। जैसे अभी हमारा एक कंजम्पशन का NFOR है, तो उसमें हमने ये देखा है कि कंजम्पशन ओवरऑल एज अ थीम पिछले 3-4 साल से परफॉर्म नहीं किया है, बट उसके कई मायनों में रीजन ये भी है कि कंजम्पशन के ट्रेंड चेंज हो गए हैं। इट इज नॉट जस्ट कि इकोनॉमी में कंजम्पशन बिल्कुल बैठ गई है, ये भी बहुत हुआ है कि जैसे आप और हम चीजें कंज्यूम कर रहे हैं वो ट्रेंड बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे what you are consuming, it is not people are not consuming, but what they are consuming is changing. And how they are consuming. Okay. Right? कि पहले आप किराना शॉप में जाते थे, या अब आप फोन पे या ऐप से वो मंगा लेते हैं, तो ऐसे बहुत चेंजेस है। तो आपको हमेशा ये इवैल्यूएट करना है कि किस सेक्टर में, किस कंपनियों में ग्रोथ दूसरी कंपनियों से बेहतर आएगी। सो दैट शुड बी द ग्रोथ स्टाइल, नॉट जस्ट द फैक्ट कि दिस कंपनी इज कॉल्ड क्वालिटी एंड ग्रोथ एंड देयरफॉर दिस विल परफॉर्म। कंजम्पशन की बात कही आपने आशीष, तो कंजम्पशन में एक नैरेटिव हम सुनते हैं कि $2,500 से ज़्यादा अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है तो कंजम्पशन पर कैपिटा इनकम आती है कंट्री में, तो फिर वो कंजम्पशन बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पिछले 20 साल का चाइना का एग्जांपल्स लोग बताते हैं, उससे पहले यूएस का एग्जांपल बताते हैं। आप कितने कन्विंस्ड हैं? आई थिंक ये आइटम पर आइटम डिपेंड करता है। और एक फॉलोअप क्वेश्चन उसके साथ कि इस पैटर्न में फिर कंजम्पशन एक थीमेटिक फंड नहीं होके क्या एक लॉन्ग टर्म सेकुलर स्टोरी बनती है? लेट मी आंसर दूसरा। I think consumption in India is the most underlying secular theme. So हमारी जो demographic है, that is the biggest supporter of consumption. क्योंकि young population है, आपके children होंगे, वो काम करने लगेंगे, तो demographic is the biggest structural driver of consumption. Right? Countries जहाँ per capita income level बहुत high भी हैं,
बट वहाँ पॉपुलेशन एज होने लगती है तो कंजम्पशन कम हो जाती है, राइट। द बिगेस्ट ड्राइवर इवन मोर इम्पोर्टेंट देन इनकम इज डेमोग्राफिक। आप लाइफ के किस स्टेज में है, अच्छा, और वो हमारे लिए अगले 10 साल के लिए बहुत फेवरेबल है। जो कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स कितने बार एवरेज फोन यूज कर रहे हैं और बच्चे बहुत महंगे फोन यूज कर रहे हैं, तो डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यंग आदमी कितनी बार खाना खाता है, कितना खाना खाता है, कितनी बार बाहर खाना खाता है, बहुत कुछ अलग है। सो कंजम्पशन इंडिया की सेकुलर स्टोरी है। कई चीजों की कंजम्पशन वी कॉल इट अ जे कर्व, कुछ इनकम थ्रेशोल्ड पे बढ़ने लगती है, अच्छा, राइट। और हमारा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी देखें, वो भी इसी से फायदा उठा रहा है, क्योंकि हमारी इनकम लेवल बढ़ी, राइट। क्योंकि कंजम्पशन के साथ साथ आपकी सेविंग भी बढ़ती है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह काफी डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंजम्पशन, जैसे कार अगर आपकी 1500 से 1800, तब आप शायद स्कूटर खरीदें या मोटरसाइकिल खरीदें। 2500 से 3000 पर कैपिटा जा रही है तो आपकी कार की परचेज होगी, या अब एसयूवी की तरफ आप जाएंगे। इसलिए ये सब ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इंडिया के लिए ये सेकुलर स्टोरी। आशीष, दो इट इज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, इफ आई पुट अ गन ऑन योर हेड एंड आस्क, आपको आंसर करना ही है, बैंकिंग आपको ज्यादा सेकुलर ग्रोथ स्टोरी लगती है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, या फिर कंजम्पशन? I think both are long-term stories. India में banking is also a very long-term story, financialization. The difference is कि वहाँ पे कितनी ग्रोथ इंडिविजुअल कंपनी में आ सकती है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, बिकॉज बैंकिंग अनलाइक कंजम्पशन इज वेरी वेरी टाइटली रेगुलेटेड सेक्टर। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बैंकिंग एंड सो वहाँ पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं ये नहीं कह रहा कि रेगुलेटर गलत है, बट रेगुलेटर का जॉब है कि मोर देन ग्रोथ इट ऑल्सो हैज टू एंश्योर स्टेबिलिटी, राइट। ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी, होनी पड़ेगी। तो इसलिए जितने कंट्रोल फाइनेंशियल कंपनियों पे होते हैं, बैंकिंग पे होते हैं, जैसे अभी की बात करें, बैंकिंग में क्रेडिट डिमांड बहुत स्ट्रांग है अभी, राइट। बट आरबीआई बोल रहा है कि बैंक अपने लोन डिपॉजिट से ज्यादा तेजी पे आप ग्रो नहीं कर सकते, अच्छा, राइट। तो एक स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर। तो इसलिए आई थिंक कंज्यूमर में आप देखेंगे, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड है तो कंपनी 40% पे भी ग्रो कर रही है, राइट राइट राइट। कोई लग्जरी प्रोडक्ट है तो अपना कैपेसिटी के हिसाब से प्राइसिंग रख रहे हैं, सेल्स कैपेसिटी के हिसाब से। आशीष, लोग मानते हैं कि हम लेमन है, लेमन की तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बेंचमार्क रिटर्न हमको वो मिल रहा है, बेंचमार्क से थोड़ा ज़्यादा अल्फा बनाने की आप कोशिश करते हैं। आशीष जैसे समझदार लोग हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में तो म्यूचुअल फंड से भी कितना ज़्यादा अल्फा बनाते होंगे। आंसर करना ना करना आपकी चॉइस है। बहुत सिंपल है मेरा आंसर। मेरा सारा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में ही है। मैं तकरीबन 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ। कंप्लायंस रीजन के लिए मैं म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ, डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करता। और मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके द कंफर्ट यू हैव, द लिक्विडिटी यू हैव इज मच सेफर इवन फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स, राइट। एंड और मैं सिर्फ ये नहीं बोला कि आप एक्टिव फंड में, पैसिव फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इट इज अ मच मोर सिंपलर एंड लिक्विड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो ऐसा नहीं है कि हम लेमन है तो हम म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और ए पर्सन एज इंटेलिजेंट एज यू इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग थ्रू द सेम व्हीकल। यस। थैंक यू आशीष, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।